हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरे इस चैनल पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डी ब्लॉक का लेक्चर 2 देखेंगे बच्चों, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे वो है आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, जिसमें एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, बहुत सारा है, मेटालिक नेचर हो गया, एमपीबीपी हो गया। तो इन सभी का प्रॉपर्टी हम लोग जनरल तरीके से डी ब्लॉक में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक के अंदर, वो है बच्चों एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, तो इसके अंदर हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग इसको जब हम लोग आयोनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे या एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो उसके अंदर हम लोग एक ग्रुप में देख लेंगे, एक पीरियड में देख लेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड में देखते हैं हम लोग। तो जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों। तो मोस्ट कॉमन पीरियड हम लोग को जो मिलता है बच्चों, वो है आपका 3D सीरीज का, यानी कि फोर्थ पीरियड वाला जो एलिमेंट है, जिसको हम 3D सीरीज बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एटॉमिक रेडियस देखेंगे बच्चों हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन फिर यहीं से आएगा आप लोगों को। तो हम लोग जो 3D सीरीज में जाएंगे, तो इसमें एलिमेंट क्या क्या आता है बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये 3D सीरीज एलिमेंट हुआ बच्चों। इसके अंदर क्या है कि अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें वैलेंस वाला, तो क्या लिख पाएंगे पर बच्चों, इसको हम लोग 4:3D1, 4:3D1 इसके लिए 3D सीरीज के लिए 4:3D1। तो अगर टाइटेनियम को देखेंगे बच्चों, तो क्या हुआ, तो स्कैंडियम का था 4:3D1, 4:3D1, 4:2 का मतलब वहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो चुका बच्चों। 21 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 3D1 के अंदर आएगा, और उसके बाद 22 एटॉमिक नंबर टाइटेनियम। तो क्या लिख पाइएगा, तो जैसे यहाँ 4:2 है बच्चों, तो 4:2 सब में लगाना आपको, और हम 3D से दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो कैसे लिख पाएंगे, 4:3D2, क्योंकि 4:2 लगा दिए हैं, 4:2 पहले से लगाया हुआ है, जगह नहीं होने की वजह से हम 4:2 छोड़े यहाँ पर। तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ 4:3D2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से देखो ये फिर D3, जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे बच्चों हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D1, 3D2, 3D3, चूंकि क्रोमियम एक्सेप्शन वाले में आता है बच्चों, थोड़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि 4:2 ना होकर के 4:1 होता है और 3D5 होगा। तो यहाँ देखो 3D5 हो गया, Mn का 3D5, 4:3D5, Fe का 3D6 यानी कि 4:3D6, कोबाल्ट का 3D7 यानी कि 4:3D7। इस तरह से समझेंगे बच्चों आप लोग। निकेल 3D8, अब चूंकि कॉपर भी थोड़ा एक्सेप्शन वाले में आता है, तो 4:1 3D10 आएगा, 4:1 3D10। और लास्ट में आपका क्या है बच्चों, जिंक, जो कि 3D10 में आता है, 4:3D10। तो सब आप जानते हैं इस तरह से जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो अब ये समझो बच्चों हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टार्ट क्या किए हैं, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, तो हम रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो देखो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता है बच्चों। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो इधर से जब इधर जाते हैं, यानी कि स्कैंडियम से लेकर Mn तक जाएंगे बच्चों, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता जाएगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन एक बात आपको हम जरूर बताना चाहेंगे बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है 4:2 लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों 4:2, और यहाँ देखो 3D1 यानी कि इनर ऑर्बिट में, पेनल्टी में डी ऑर्बिटल में, पेनल्टी में डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यानी कि अभी समझो आप लोग क्या, कि जो पेनल्टी में डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ा कम है अभी। पूरा अगर चाहेंगे तो हम पूरा D10 तक जा सकते थे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग D5 तक है, तो समझो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कम है। तो जब
पेनल्टी में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगा बच्चों, तब उसके अंदर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीन करने की जो क्षमता होता है वो थोड़ा कम रहेगा, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम रहेगा। यानी कि यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर डोमिनेंट टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से साइज क्या होगा बच्चों, साइज डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बच्चों तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करता, खींचता है, तो साइज घटता है। लेकिन सोचो कि अगर स्क्रीनिंग ज्यादा लगा होता, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होता तो ज्यादा स्क्रीन कर पाता। जब ज्यादा स्क्रीनिंग करेगा बच्चों तो जो न्यूक्लियस होगा, मान लो कि बीच में जब पर्दा है, ये ज्यादा स्क्रीनिंग कर रहा है, इनर जो डी ऑर्बिटल है ना वो ज्यादा स्क्रीनिंग कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ज्यादा स्क्रीनिंग करेगा। तो न्यूक्लियस यहाँ बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ज्यादा स्क्रीनिंग होगा तो न्यूक्लियस जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ता है। क्योंकि वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हो पाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉट थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, स्कैंडियम से लेकर एमएन तक अभी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है आपका, कम है ना। कम होने से ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि जो बढ़ा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट कर जा रहा है, ज्यादा डोमिनेट कर जा रहा है। कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो बढ़ा हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर डोमिनेट टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसके वजह से साइज आपका घटता जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये समझो कि स्कैंडियम से एमएन तक गए तो साइज तो घट गया, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम क्यों बच्चों, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। लेकिन जब हम लोग Fe से लेकर निकल तक देखते हैं बच्चों, Fe से लेकर निकल तक, फेरस कुमार निकल, आयरन कुमार निकल, तो यहां पर जो साइज का जो अगर पिकोमीटर में देखें आप लोग तो लगभग 125 पिकोमीटर, 126 पिकोमीटर के बराबर आता है ये। यानी कि तीनों का लगभग आपका जो है जो साइज होगा बच्चों अप्रोक्स सेम रहेगा। अब ऐसा क्यों है, तो देखो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इतना तो पता होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बच्चों, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। वो क्या करेगा, इसके साइज को घटाना चाहेगा। लेकिन वहीं पर एक दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है बच्चों, एक अपोजिंग फैक्टर क्या हो रहा है वहां पर कि जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रहा है। तो जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग भी तो होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज घटना चाह रहा है। लेकिन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से स्क्रीनिंग ज्यादा हो रहा है, तो वो जो मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा स्क्रीनिंग हो रहा है। तो जब नहीं खींच पा रहा है तो साइज बढ़ना चाहेगा। तो जब अगर स्क्रीनिंग ज्यादा होगा बच्चों तो साइज एक्सपेंड करेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होगा तो साइज घटेगा। तो यहां पर क्या देखा गया बच्चों कि आयरन कोबाल्ट निकेल में कि जो बढ़ा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो घटना चाह रहा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से वो बढ़ना चाह रहा था। ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया बच्चों, है ना। यानी कि यहां पर क्या हुआ कि इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज काउंटर बैलेंस्ड बाई स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से यहां का जो साइज होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यहां पर सेम हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स सेम हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग बराबर है, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है वो। ठीक है, इसलिए सेम साइज हो रहा है यहां पर। अब यहां देखो बच्चों कि देखो या इसके कंपेयर में इन दोनों के अंदर
देख रहे हैं कि 3d10 3d10 यानी कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो यहां पर देख रहे हैं क्या हम लोग कि जब हम कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो साइज मेरा जो है वो बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है यहां पर, जरा सोचिए आप लोग। इसलिए कर रहा है ना, हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट का, जिसमें कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, तो डी ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज्यादा स्क्रीनिंग होगा। अब ज्यादा स्क्रीनिंग अगर होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, ऑटोमोस्ट को इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो साइज क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लॉट बढ़ जाएगा और वो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम गया और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर गया बच्चों। देखिए डोमिनेंसी की बात होती है यहां पर, कौन ज्यादा डोमिनेट कर जाता, कब। तो यहां देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट किया था, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किया था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर डोमिनेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, तो जिसकी वजह से साइज एक्सपेंड कर रहा है। एक बात और आपको बता दें बच्चों कि जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगा तो उसमें कुछ रिपल्सन भी होगा, और इस रिपल्सन की वजह से भी बोला जाता है कि यहां साइज क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है आपको ये। यानी आप दोनों फैक्टर को दिमाग में रखेंगे, एक तो मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच नहीं पा रहा है, इसलिए साइज बढ़ रहा है, और दूसरा इस वैलेंस पेनल्टी में डी ऑर्बिटल के अंदर बच्चों ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें रिपल्सन की मात्रा क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जा रहा है। तो ये तीनों देखे आप लोग, फिर से एक बार रिपीट कर दें। स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज आपका घटेगा क्योंकि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से। आयरन से लेकर निकेल तक साइज अप्रोक्स सेम रहेगा क्योंकि यहां पर जो बढ़ा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है बच्चों, एक बढ़ा रहा है, घटा रहा है। तो इस तरह से मैनेज कर लिया है, एक इस तरह से बैलेंस कर लिया है कि साइज लगभग क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो डोमिनेंसी है बच्चों वो ज्यादा हो गया, किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर साइज बढ़ गया। तो ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। कुछ आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब हम लोग ये तो पीरियड में देख लिए बच्चों, हम लोग आप लोग जरा ग्रुप में देखेंगे। हम लोग पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट देख रहे हैं, हम लोग ग्रुप में टॉप टू वर्टिकल देखेंगे, टॉप से बॉटम देखेंगे बच्चों। वर्टिकल में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस के अंदर देखो बच्चों। आप लोग इन ग्रुप की बात करेंगे हम लोग। जब ग्रुप की बात करें हम लोग तो हम लोग डी ब्लॉक में ही देखें। थर्ड बी में क्या आता है बच्चों, फोर्थ बी में है आपके पास फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, और भी ऐसा जाएगा बच्चों। यहां पर कुछ यहीं से हम लोग ले लें एग्जाम्पल। जैसे देखिए आप लोग स्कैंडियम, इटीरियम, लेंथेनम, ये हमारा P4 है बच्चों, ये P5 है, ये P6 है। P4 का मतलब समझेंगे बच्चों आप लोग फोर्थ पीरियड, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है। और यहां पर क्या आ रहा है आपको बच्चों, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, और यहां पर क्या लिख लिया हम लोग, वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलोबिडिनम, टंगस्टन, ऐसा कुछ है बच्चों, है ना। अब यहां देखो आप लोग, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक आ रहे हैं बच्चों, क्रोमियम से एमओ तक, यानी कि टाइटेनियम से जिरकोनियम तक, तो अभी इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे बच्चों, हम यहां से देखेंगे इसको। तो मेरा साइज जो होगा बच्चों वो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा यहां तक, यानी कि फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। और जब फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट देखते हैं बच्चों, तो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा किससे, आपका फोर्थ पीरियड के एलिमेंट से।
यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ता है, आपको पता ही है कि ऑर्बिट बढ़ गया, पीरियड नंबर बढ़ गया तो हमारा साइज बढ़ेगा। लेकिन ये बात यहां पर देखो बच्चों, जब हम यहां से यहां आते हैं, मोलिब्डेनम से टंगस्टन की ओर आते हैं, तो यहां पर साइज जो हो जाएगा सेम हो जाएगा, साइज सेम हो जाएगा। यानी कि अगर हम साइज में देखें बच्चों, तो टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम, और जिरकोनियम से बड़ा होना चाहिए था हैफनियम, बड़ा होना चाहिए था हैफनियम को। हैफनियम का साइज जिरकोनियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ बच्चों, अप्रोक्स बराबर हो गया, सेम हो गया लगभग। ये ऐसा कैसे हो गया फिर, जरा देखो हम और भी देखो आप लोग। अगर हम यहां देखते हैं वैनेडियम से बड़ा नियोबियम, लेकिन नियोबियम और टेंटेलम का साइज सेम है बच्चों। क्रोमियम से बड़ा मोलिब्डेनम, लेकिन मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। देखो बच्चों आप लोग, टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम हो गया साइज में, ये तो समझ में आता है हम लोग को कि भाई पीरियड नंबर बढ़ेगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो भाई साइज बढ़ेगा, तो बहुत इजी बात है। लेकिन हमको जो सीखना है कि जब जिरकोनियम से हैफनियम में आते हैं तो जो साइज बढ़ना चाहिए हैफनियम का वो घट करके जिरकोनियम के बराबर कैसे हो गया, यही बात आपको सीखना है बच्चों, ठीक है। तो हम इसका रीजन बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जरा यहां रीजन समझेंगे आप लोग कि हैफनियम में ऐसा क्या खास है बच्चों। मतलब इस वाले जो हमारा जो 6 पीरियड का जो एलिमेंट है, हैफनियम, टेंटेलम और ये टंगस्टन आगे भी जो है, उसमें क्या खास बात है उस पर ध्यान दो आप लोग। हैफनियम, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों 72 होता है, 72। देखो यहां पर 57 होता है बच्चों लेंथेनम का, लेकिन लेंथेनम के बाद जो भी एलिमेंट है वो सब F ब्लॉक में चला गया, नीचे चला गया, पीटी के नीचे चला गया, पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा हुआ F ब्लॉक, लेंथेनॉइड्स कहते हैं उसको, उसमें चला गया, और वहां 71 खत्म होगा बच्चों लेंथेनॉइड में, तब यहां 72 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 72 एटॉमिक नंबर होता है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जेनॉन 6s2 4f14, यहां 70 हो गया और 5d2। थोड़ा इसको अरेंज कर लिया अगर हम लोग तो क्या मिलेगा आपको, 4f14 3d2 6s2। देखो बच्चों अब यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको कि हैफनियम के अंदर एक ऑर्बिटल आने लगा बच्चों, 4f ऑर्बिटल, जो शो करता है पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, पुअर शेल्डिंग इफेक्ट। आपको पता होगा कि शेल्डिंग इफेक्ट सबसे कम कहां होता है बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम कहां होता है, वो है आपका एफ ऑर्बिटल। तो इस एफ ऑर्बिटल की वजह से क्या हुआ बच्चों कि इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही कम गया, सबसे कम पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है ये। तो होगा क्या कि इसका जो न्यूक्लियस है बच्चों, हैफनियम का जो न्यूक्लियस है जिसमें 72 पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, वो क्या करेगा कि इस वैलेंस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जरा सोचो कि अगर न्यूक्लियस जो है, हैफनियम का न्यूक्लियस जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों, तो साइज क्या होगा, साइज घटेगा। तो जो साइज बढ़ना चाहिए था बच्चों वो क्या हो गया, आपका घट गया, और किसके बराबर हो गया, जिरकोनियम के बराबर हो गया। देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो हैफनियम का जो साइज बढ़ना चाहिए था ना बढ़ करके घट गया, तो इसका रीजन है, हम एक लाइन में अगर देना चाहेंगे बच्चों तो क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम क्यों पड़ा, आप देख रहे हैं यहाँ पे लेंथेनम है बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर 57 था, उसके अंदर कोई एफ ऑर्बिटल नहीं आता है। लेकिन जैसे ही लेंथेनम के बाद जाते हैं हम लोग बच्चों हैफनियम में, टेंटेलम में, टंगस्टन में, तो वहां पर कौन सा ऑर्बिटल आने लगता है, एफ ऑर्बिटल। और उस एफ ऑर्बिटल का
शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होने की वजह से बच्चों इसका न्यूक्लियस जो होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, तो साइज क्या कर देता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, शॉर्ट साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि साइज छोटा हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, साइज कॉन्ट्रैक्शन हो गया आपका ये, तो इसको बोलते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनम के बाद ऐसा होता है एलिमेंट में, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आपसे पूछेगा बच्चों कि जिरकोनियम का हैफनियम का साइज जिरकोनियम के बराबर क्यों है, तो आप क्या देंगे इसका आंसर, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम आपको बता दें, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन बता दें आपको, it is defined as the contraction in size में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ऑफ एन एटम का ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, इस एफ ऑर्बिटल की बात हो रही है बच्चों, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, देखो क्या लिखे हमें वहां पर, एफ ऑर्बिटल एंड हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ईएनसी का मतलब क्या समझेंगे बच्चों, जो ईएनसी लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, और हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, जिस तरह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, उसी तरह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। देन एग्जाम में आपको क्या पूछता है बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन भी पूछता है, उसका एप्लीकेशन भी पूछता है, तो वो डेफिनेशन लिखवा दिए, फिर से बोल देते हैं आपको, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, इट इज डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑफ एन एटम ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल एंड हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा बच्चों तो न्यूक्लियस को क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, और ऊपर से क्या हो रहा है कि ये एफ ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग शो कर रहा है, तो तब तो न्यूक्लियस और ज्यादा खींच पाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या हो गया बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा ग्रुप में भी और पीरियड में भी। ठीक है, अब हम लोग एटॉमिक रेडियस को यहां से छोड़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे वाली प्रॉपर्टी में। वो है बच्चों आपका सेकंड में आप देते हैं आप लोग मेटालिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड एक और टर्म यहां पर जोड़ दे बच्चों हम लोग, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, मेटालिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इन सभी के बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले हम लोग मेटालिक नेचर के बारे में। तो जरा देखो आप लोग, जो डी ब्लॉक होता है बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स, सभी क्या है बच्चों, मेटल्स है ना, कैसा है, हार्ड एंड सॉलिड है, सभी कैसा है, हार्ड एंड सॉलिड है, एक्सेप्ट Hg एंड टेक्नीटियम। आपको मरकरी के बारे में पता हो बच्चों, मरकरी क्या है आपका, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है,
टेक्नीटियम भी लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा आपको, उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ये थोड़ा कम रहता है यहाँ पर। तो Hg आपको पता होगा मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन इन दोनों को छोड़ दिया जाए बच्चों तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, हार्ड एंड सॉलिड है। ठीक है, लस्टर नेचर होता है इसके पास, लस्टर प्रॉपर्टी होता है, उसके अंदर चमक होता है बच्चों। लाइट को डालिएगा तो उसके अंदर कुछ चमक आएगा, उसको लस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग, है ना। हाई डक्टाइल एंड मैलिएबल होता है। आपको पता होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों हम लोग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग वहां पे गोल्ड का फॉइल यूज किए थे हम लोग, गोल्ड का फॉइल, बहुत ही पतला सीट होता है वहां पर गोल्ड का। क्यों गोल्ड का पतला सीट होता है बच्चों? क्योंकि वो बहुत ही डक्टाइल और मैलिएबल है। मैलिएबल कहने का मतलब होता है कि अगर उसको हम हैमर करें, उसको चोट मारे तो उसका एक सीट, पतला सीट बन सकता है। ऐसा नहीं कि ब्रिटल है और टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका हम हैमर करके, हैमरिंग करके उस पर चोट मार करके उसको पतला सीट बना सकते हैं। इसको मैलिएबल नेचर बोलते हैं हम लोग। डक्टाइल का मतलब क्या होगा बच्चों? उसको कि आप उसको खींच सकते हैं, एक खींच करके एक लंबा तार बना सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो हाई डक्टाइल एंड मैलिएबल नेचर होता है। ठीक है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो है थर्मल, अगर इसको हीट करिएगा तो गर्म भी हो जाएगा बच्चों। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे लैटिस में, है ना। तो ये सब नेचर होता है बच्चों किसका? डी ब्लॉक का। डक्टाइल है, मैलिएबल है, थर्मल नेचर है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा है ना। उसके अंदर लस्टर नेचर है, यानी कुछ चमक भी होता है उसके अंदर। हार्ड एंड सॉलिड है, ऑल आर मेटल्स भी है। मरकरी को छोड़ दो, टेक्नीटियम को छोड़ दो, तो सब क्या आपका सॉलिड भी है आपका। ठीक है, अब ये देखो आप लोग, अगर मेटालिक नेचर के बारे में बात करें हम लोग, तो आपको पता है कि मेटालिक नेचर किस पे डिपेंड करता है? मेटालिक नेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि साइज बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा। यानी कि पीटी में अगर बात करें बच्चों हम लोग, डी ब्लॉक में तो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर भी तो बढ़ेगा। इधर से इधर जाएंगे तो बच्चों साइज घटेगा, तो मेटालिक नेचर भी क्या होगा? घटेगा, है ना। इसका मेटालिक नेचर भी घटेगा। आपको पता है ना कि आप जब जाएंगे डी ब्लॉक के अंदर तो जो फर्स्ट बी एलिमेंट होता है बच्चों, फर्स्ट बी, तो फर्स्ट बी में क्या आता है? या निकेल वाले में आइए आप, तो निकेल में क्या है आपका? निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, पीटी देखे होंगे आप लोग। पीटी सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है बच्चों, है ना। उसी के बगल में अगर हम फर्स्ट बी के बारे में बात करें, आपको पीटी पता होगा डी ब्लॉक का जो है, उसमें फर्स्ट बी अगर जाइएगा, उसमें जो आपका 11वां ग्रुप है आपका, उसके अंदर देखना कॉपर, AgAu। तो गोल्ड भी क्या है बच्चों? लीस्ट रिएक्टिव है ना। मेटल तो है लेकिन मेटालिक नेचर कम है उसके पास। ठीक है, तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक नेचर क्या हो जाएगा बच्चों? साइज घटने से मेटालिक नेचर भी घटेगा, है ना। तो इस तरह से हम ऑर्डर दिखा सकते हैं आपको। ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, जिसकी वजह से उसका मेटालिक नेचर भी घटेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मेटालिक नेचर गोल्ड का कम है बच्चों। तो आपको पता है कि जैसे कॉपर से आगे बढ़े थे जिंक वाले में, तो वहां साइज बढ़ गया था, है ना, साइज बढ़ गया था। तो जिंक का जो वाले ग्रुप है उसका मेटालिक नेचर कॉपर वाले से क्या है बच्चों? ज्यादा मेटालिक नेचर है, क्योंकि साइज बढ़ गया था वहां पर। देखे होंगे आप लोग, कॉपर AgAu है, जिंक कैडमियम Hg होता है ऐसा बच्चों। तो यहां से यहां जाएंगे तो साइज क्या होता था? बढ़ जाता था, अभी बताया आप लोगों को।
तो थोड़ा साइज बढ़ने से इसका मेटालिक नेचर भी बढ़ जाएगा बच्चों, और वो ज्यादा अच्छा मेटल हो जाएगा। तो गोल्ड से ज्यादा अच्छा मेटल कौन है? ये वाला ग्रुप है आपका, ये तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है गोल्ड, ठीक है ना। तो यही सब रीजन है यहाँ पर। तो हम मेटालिक नेचर तो देखें बच्चों, थोड़ा हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देख लें, बारी बारी से सब कर लें हम लोग। यहां पर हम लोग जरा देखो, हम लोग जो बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बच्चों, बी में एमपी एंड बीपी, बहुत ईजी है, समझ में आएगा आप लोगों। तो आपको तो पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एटॉमिक मास पे भी डिपेंड करता है बच्चों। एटॉमिक मास पे तो डिपेंड करता है, यानी कि एटॉमिक मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, बेसिक सारे बच्चे ऐसा जान रहे हैं। लेकिन हम उसको जरा ग्रुप में और पीरियड में करके देखेंगे बच्चों इसको, क्योंकि यहाँ थोड़ा पीरियड के अंदर कुछ वेरिएशन भी आता है, तो उस वेरिएशन को भी समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इन ग्रुप में देख लो आप लोग, ग्रुप में क्या होगा, अगर समझो कि हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, तो ऊपर से नीचे आने से क्या होगा, ग्रुप में देख रहे हैं बच्चों, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, और जब एटॉमिक मास बढ़ेगा तो एमपीवीपी भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ये तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। और लेकिन इसमें आप जो है, इसमें एक एग्जांपल एक्सेप्ट कर लेना बच्चों, एक्सेप्ट है आपका सेकंड बी एलिमेंट, सेकंड बी समझ रहे एलिमेंट जो है आपका, उसमें आता है जिंक Hg, जिंक कैडमियम Hg। यहां पर ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट घटता है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा घटता है यहाँ पर। ऐसे तो पूरा ग्रुप ही आपको क्या कहलाता है बच्चों, वो सो क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। पहले तो बता दें हम आपको कि इस पूरे ग्रुप का ही जो ग्रुप है आपका सेकंड बी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है बच्चों, ठीक है। क्यों कम है इसका हम रीजन बताएंगे आपको, पीरियड जो बताएंगे अब उसके अंदर बता देंगे आपको हम। लेकिन उसमें भी क्या है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है, लेकिन देखिए इसका लिक्विड होता है ना, मरकरी क्या होता है बच्चों, मरकरी का फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट होता है, तो लिक्विड का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड वाले से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोग, यहां पर थोड़ा घट रहा है ये, लेकिन ये ग्रुप में है तो ग्रुप से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम लोग इसका पीरियड में देखेंगे हम लोग, तो ग्रुप में इसी तरह से है बच्चों। यहां पर अब हम लोग जो यहां पर देख रहे हैं पीपीपी के अंदर, किसमें देखेंगे, इन पीरियड में। ये पीरियड में इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, ये पीरियड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां जरा समझो आप लोग, पीरियड में क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहां पर जो है स्कैंडियम, एक तो पहले रूल बता दे आप लोगों, पहले रूल बता दे आप लोगों कि जो यहां पर एमपीबीपी में जो देखेंगे आप पीरियड के अंदर बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली एमपी हो चाहे बीपी हो बच्चों, दोनों की बता रहे हैं आप लोगों को। एमपी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। क्या बोल दिया बच्चों कि नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पेयर में ना हो, अकेले हो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन हो उसमें, एक अपने एटॉमिक और वाइटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो आपका, तो अनपेयर होता है वो। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये कैसे हो गया, ये तो समझ में आया नहीं हमको, तो थोड़ा बता दें
ये जो बात आपको समझा रहे हैं यहां पर, इसको समझो यहां से कि नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। हम लोग वीबीटी में पढ़े बच्चों, वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग में। जिस एटम के पास जितना नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब जरा सोचो, दोनों को मिलाओ आप लोग, अगर हम दोनों को मिलाना चाहेंगे यहां पर, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। और जब ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो मोर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, मोर इंटर, जब कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो जो एटम्स के बीच का जो स्ट्रेंथ है या उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो तो बढ़ जाएगा बच्चों। मोर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, क्या बोल रहे हैं, मोर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। और जब वो बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए, एक नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा सकता है बच्चों। फिर से रीजन बता देता है आपको, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा उसके लैटिस स्ट्रक्चर में वो बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा तो उसका जो है इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बढ़ेगा दो एटम के बीच का, और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे को अभी दिक्कत हो रहा होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर अगर बढ़ा है तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, कैसे बढ़ा। हाँ, इसको फिगर से देखना होगा बच्चों। अब जरा इसको फिगर से आपको समझा दे, है ना, तब आपको आगे बताएंगे। जरा इसको फिगर से समझो आप लोग। ये तो रूल है आपको बना दिए, सबसे मेन रूल यहां पर है बच्चों, ठीक है। अब रूल को समझो आप लोग, इसको फिगर से समझिए आप लोग। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि एक आयरन ले लिए हम लोग, आयरन। अब जब आयरन लेंगे बच्चों तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 26। इसका जब लैटिस स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका जो सॉलिड स्टेट में जो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता है, सॉलिड स्टेट में जो उसमें आयंस का या इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। तो उसके लैटिस स्ट्रक्चर को देखिएगा तो उसमें Fe2+ होगा, और ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारा मेटल आयन हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग कर्नल, फिक्स्ड आयन। अपने लैटिस स्ट्रक्चर में वो फिक्स बैठा रहता है ना, कहीं इधर उधर घूमता नहीं है। पर ये तो मूवेबल है, मोबाइल है, फ्री इलेक्ट्रॉन से घूमता रहता है पूरे लैटिस के अंदर, है ना। तो जरा देखो आप लोग, Fe को देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, आर्गन 4s2 3d6। लेकिन जब Fe2+ को देखिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4s0 3d6। जरा d6 को देखो आप लोग, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ना। d6 को लिखिए बच्चों यहां पर। नंबर ऑफ अनपेयर कितना हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर 4 हो गया बच्चों। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी 4 हो जाएगा, है ना। अब जरा देखो आप लोग, इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन, 2+, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ लैटिस स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम लोग।
ये जनरल तरीका है दिखाने का। इसको जरा समझ लो आप लोग, ऐसा दिखा दिया हम आपको। लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्या है ये, ऑफ एफ है ना। अब देखिए इस मेटल आयन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, इसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, मेटालिक बॉन्ड। एक मेटल है तो उसके लैटिस स्ट्रक्चर में जो मेटल आयन होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के होते हैं उसके बीच जो अट्रैक्शन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेटालिक बॉन्ड, है ना। तो मेटालिक बॉन्ड तो पहले से लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड लगेगा ही उसके लैटिस स्ट्रक्चर में। लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा बॉन्ड क्या आ रहा है, तो देखो हर एक एफी के पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं बच्चों, 4। यानी कि यहां पर दिखा दे आपको ऐसा करके बॉन्ड, देखो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। आपको ये मेटालिक बॉन्ड है, यानी कि मेटालिक बॉन्ड तो है ही, प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा जरा देखिएगा। उसके बाद यहां पर दिखा देते, उसके बाद लिखेंगे यहां पर ऐसा, देखो आप लोग इस तरह से देख रहे हैं बच्चों। तो देखो अगर हम एक एफी के बारे में देखें, आपको दिखाएं यहां पर एक एफी में, देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है। हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो आप देखो यहां पर जितना भी रेड से दिखा रहे हैं बच्चों आप लोगों को, ये सब बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हर एक एफी को देखो आप लोग, हर एक एफी क्या किया कि वो 4-4 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया अपने क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में। अब ये सोचो कि अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनने लगा और पहले से उसके पास मेटालिक बॉन्ड था, यानी कि यहां पर 2-2 तरह का बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड भी प्लस कोवेलेंट बॉन्ड भी। इन दोनों तरह के बॉन्ड जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही लैटिस स्ट्रक्चर में लगेगा बच्चों, तो जाहिर सी बात है वो एटम हार्ड भी हो जाएगा और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी तो बढ़ जाएगा, है ना। समझ रहे हैं बात को आप लोग। ये क्वेश्चन आता था बच्चों कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको आसानी से हाथ से तोड़ दो, नाइफ से काट लो, ये सब कर सकते हैं आप उसमें। लेकिन जो हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं उसको हम क्यों नहीं हाथ से तोड़ सकते हम लोग, वो इतना हार्ड क्यों होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट एस ब्लॉक वाले मेटल से ज्यादा क्यों होता है, इसी की वजह से बच्चों, क्योंकि उस डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर जो एक खास बात है कि उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ क्या बनेगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा प्लस मेटालिक बॉन्ड बनेगा तो उसका हार्डनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें एटम के बीच का जो इंटरेक्शन है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, वो तो बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। तो ना इसको आप हाथ से तोड़ सकते हैं, और इसका जो हार्डनेस है एस ब्लॉक एलिमेंट से भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी एस ब्लॉक वाले मेटल से ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एस ब्लॉक में ऐसा क्या बात है कि वो सॉफ्ट है, उसको आसानी से तोड़ दीजिए आप, इसलिए क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर नहीं होते थे, तो उसके लैटिस स्ट्रक्चर में सिर्फ मेटालिक बॉन्ड लगता था। मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है मेटालिक बॉन्ड, बस वो लगता था, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता था वहां पर, इसलिए वो वीक होता, वो सॉफ्ट होता था और वो आसानी से तोड़ा जा सकता था। बट यहां पर आसानी से आप नहीं तोड़ पाइएगा, और ये रीजन आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड एलॉन्ग, और साथ में और क्या लग रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड उसके नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गया बच्चों। तो 2-3 बार बोल दिए हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि एस डी ब्लॉक का इतना हार्डनेस बढ़ता क्यों है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक वाले से ज्यादा क्यों हो जाता है, इसी दोनों फोर्स की वजह से और ये अनपेयर की वजह से बच्चों, ठीक है।
तो आप समझ में आ गया कि जिस एटम के पास ज्यादा एम्पियर होगा तो उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस सब बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जरा एक आपको हम दिखा दें पीरियड में ही कि कैसा पीरियोडिसिटी चलता है इसका। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Cu, Zn, ऐसा है बच्चों। तो इसको देखो आप लोग, इसको देखो, इसका होता था 4:3D1। तो नंबर ऑफ अनपेयर जो होता था बच्चों, हम n का मतलब बता रहे हैं आपको, n नंबर ऑफ अनपेयर 1 होगा, एक ही अनपेयर ना होगा। 3D1 है, डी ऑर्बिटल 5 बनाइए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरिए, तो एक ही अनपेयर होगा। यहां देखो आप लोग 4:3D2, n बराबर 2 हो गया। n का मतलब क्या समझिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये समझना आप लोगों को n का मतलब। इसको देखो 4:3D3, इसका नंबर ऑफ अनपेयर 3। इसको समझिए 4:1,3D5, इसका अनपेयर बच्चों 5 1 6। इसका एमएन देखो 4:3D5। इसमें कुछ खास बात है बच्चों, इसके अनपेयर जो हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसमें कुछ खास बात है जो आपको समझना है यहाँ पर। इसका D5 भी है हाफ फील्ड, और इसका 4:2 वो भी फुल फील्ड, यानी फुल फील्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जिसकी वजह से आपको बताते क्या होगा। ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर बच्चों 4:3D6। अब देखो अनपेयर घट रहा आपका, 4 हो जाएगा। 4:3D5 7, इसके अनपेयर 3 हो जाएंगे। हम सीधे लिख देते हैं बच्चों, इसका अनपेयर 2 हो जाएगा, इसका अनपेयर 1 हो जाएगा, इसके पास अनपेयर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से यहां तक देखो आप लोग, ये देखिए आप लोग, तो यहां से यहां तक नंबर ऑफ अनपेयर बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, है ना। यहां पर जो है 5 एम्पियर है इसके पास, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनली लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, यहां घट जाएगा आपका। ठीक है, इधर से इधर जा रहे तो क्या हो रहा है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर घट रहा है, जिससे कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। देख रहे हैं आप लोग, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर बढ़ने से उसके कोवेलेंट बॉन्ड की जो बनने की क्षमता है या टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एमएन का थोड़ा बच्चों, एमएन का एक्सेप्शन है यहां पर। एमएन का 5 एम्पियर होने के बावजूद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर घट रहा है बच्चों, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट घटेगा इसका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक जिंक जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। इसका आंसर आप दे सकते हैं। अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर तो होगा नहीं, जब नंबर ऑफ अनपेयर नहीं होगा बच्चों तो सिर्फ उसके लैटिस स्ट्रक्चर में सिर्फ मेटालिक बॉन्ड लगेगा, तो उसके अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा नहीं, इसलिए जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा कम होगा। ये क्लियर हो गया। एमएन का कम क्यों है, जबकि इसके पास ऑर्बिटल तो इसके पास 5 एम्पियर है, इसलिए कम होगा इसका, क्योंकि ये 4:3D5 ये दोनों ऑर्बिटल एकदम भरा हुआ बच्चों, मतलब कि ये 4:2 है तो फुल फील्ड है, स्टेबल है, 3D5 है तो ये हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल है। तो ये क्या करता है, जो स्टेबल वाला इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि स्टेबल पहले से है, तो हम वो चाहता है कि हम दूसरे के साथ क्यों बॉन्डिंग करेंगे, है ना।
तो ये जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना थे Fe में, एक Fe दूसरे Fe के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, ये नहीं बनाता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन अपना फ्री नहीं करता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की क्षमता बनने की क्षमता कम हो जाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम जाएगा। ठीक है, ये रीजन होता है इसका। यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। जो हम बोले हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एमिन का कम क्यों हो गया उसको जरूर लिखिएगा। जिंक जो होता है जिसको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्यों कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है ना। ये हमारा क्या है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरह से पीरियड में आप डिसाइड कर सकते हैं, ग्रुप में बता दिए, पीरियड में बता दिए। और एक छोटा सा पॉइंट और देख लो आप लोग, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जो कि इसी में हम लिखे थे हम लोग, हीट ऑफ एटोमाइजेशन सी में, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन में क्या होगा बच्चों, पहले बताइए कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हमारे पास मेटल आयन थे ना, मान लो Fe था, यहाँ Fe था, Fe2+ था, Fe2+ था, यहाँ Fe2+ था, इस तरह से था। तो इसके बीच में क्या लग रहा था बच्चों, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा था ना, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा था आपको, ये है ना लैटिस स्ट्रक्चर में। और मेटालिक बॉन्ड तो था ही, इन दोनों के बीच में मेटालिक बॉन्ड होगा, मतलब इसमें मेटालिक बॉन्ड भी है प्लस कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो मेरा ये कहना था कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन का डिफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to break metal lattice। मेटल लैटिस को तोड़ना है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना है ना। उस सभी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बाहर से आप एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्या करने के लिए, टू ब्रेक मेटल लैटिस टू फॉर्म फ्री मेटल या फ्री एटम। इसके लैटिस स्ट्रक्चर, ये बॉन्डिंग से इस Fe2+ के जो बॉन्डिंग लग रहा है सबके बीच में, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, चाहे मेटालिक बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, उन दोनों सारे अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ताकि वो Fe फ्री हो जाए, एटॉमिक फॉर्म में फ्री हो जाए, तो उस लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर हो जाए फ्री होकर के, तो उसमें जो लगा हुआ एनर्जी होगा जो हम बाहर से सप्लाई करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटल लैटिस टू फॉर्म फ्री एटम, इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब जरा सोचो बच्चों आप लोग कि अगर हमारे पास मेटालिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा रहेगा उसके पास, तब तो आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा आपको उसके लैटिस स्ट्रक्चर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और जब बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि एटम फ्री हो जाए, तो आपको हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा हो गया। तो यहां पर आपको बात समझ लो, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ेगा तब क्या होगा, मोर इंटर एटॉमिक एट्रैक्शन। इंटर एटॉमिक एट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तब क्या होगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटल लैटिस, ज्यादा एनर्जी आपको बाहर से देना पड़ेगा टू फॉर्म फ्री मेटल या फ्री एटम, इसीलिए उसका हीट ऑफ
एटोमाइजेशन बढ़ जाएगा बच्चों, इसलिए इसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ जाएगा। मतलब कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ रहे हैं बात को, यहां पर बेसिक चीज तो यहीं पर है। नंबर ऑफ अनपेयर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बढ़ेगा, और मेटालिक बॉन्ड के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि मोर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसके लैटिस को तोड़ने के लिए, ताकि मेटल फ्री हो जाए, एटॉमिक फॉर्म में फ्री हो जाए। तो इसका मतलब इसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा हो गया बच्चों। क्वेश्चन आता है बच्चों कि जिंक का हीट ऑफ एटोमाइजेशन कम क्यों है, जिंक का हीट ऑफ एटोमाइजेशन कम क्यों होता है, लगभग 126 किलो जूल पर मोल होता है बच्चों, मतलब बहुत ही कम होता है। उसके लैटिस को आसानी से तोड़ करके और आप जो है कि एटम को फ्री कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक वाले में नंबर ऑफ अनपेयर होता है 0, और जब नंबर ऑफ अनपेयर 0 होगा, दिखा देते आपको हम, लोअर हीट ऑफ एटोमाइजेशन जिंक का, क्योंकि यहां पर होता है जिंक लैटिस में 4s2 2 इलेक्ट्रॉन और 4s0 और 3d 10। नंबर ऑफ अनपेयर कितना हो जाएगा बच्चों इसके पास, यहां देखो आप लोग, नंबर ऑफ अनपेयर 0 हो जाएगा। अब जब नंबर ऑफ अनपेयर ही नहीं होगा बच्चों, है ना, 4s0 3d, क्योंकि लैटिस स्ट्रक्चर में Zn2+ में रहता है, लैटिस स्ट्रक्चर में Zn2+ ग्रुप में रहता है, और यहाँ पर 4s0 3d 10 है आपका, यानी कि इसके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तब तो कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाएगा, खाली मेटालिक बॉन्ड से काम चलेगा इसका। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम जाएगा और इसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी कम जाएगा, है ना। इसलिए क्या होगा, लोअर हीट ऑफ एटोमाइजेशन है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझ में आया होगा आप लोगों को हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी। एक लास्टली बता दें आपको कि नंबर ऑफ अनपेयर बढ़ेगा एटम के अंदर, तो उसका नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके कि आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और इसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना नोट्स बनाइए, अगले क्लास में नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों। थैंक यू।